हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। सो स्टूडेंट, आप लोगों के पेपर हो चुके हैं कंप्लीट। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन। जी हाँ, फाइनल के कुछ सब्जेक्ट एंड साथ ही साथ इंटर के कुछ सब्जेक्ट के हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे डिटेल सॉल्यूशंस। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 18 का डिटेल सॉल्यूशन। इसका एमसीक्यू सॉल्यूशन तो एग्जाम के डे ही आप लोगों को देखने को मिल गया था। अगर आपने अभी तक अपने एमसीक्यू चेक नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के एमसीक्यू सॉल्यूशंस के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ज्ञान सागर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सीएमए फाउंडेशन से लेके प्लेसमेंट तक की ऑनलाइन ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करता है। राइट। अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप वेबसाइट ज्ञान सागर क्लासेस .com पे लॉगिन करके वहां पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सीएफआर का डिटेल सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एमसीक्यू सॉल्यूशंस आपको पहले ही बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे आज मैं केवल आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस हैं उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होंगे और उनके क्या सजेस्टेड आंसर होने चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। राइट। चलिए देखिए, इस बार जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए आया ये रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के इनकम टैक्स एंड एएस नंबर 12 का। जैसा कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट जो आपको एबीसी एनालिसिस बताया गया था पेपर रिव्यू, उसके अंदर भी बोला गया था ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जिनोवा मोबिलिटी लिमिटेड रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब इस प्रॉफिट के अंदर जो 18 लाख दिया हुआ है इसके अंदर कुछ आइटम्स को कंसीडर्ड पहले ही किया जा चुका है। depreciation charge in the books of plant 3 lakh and depreciation allowable under income tax act 4 lakh 20,000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को लेस किया गया है 3 लाख का, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो है 4 लाख 20,000 का। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिससे या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी या फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट होगी। एक और बात बोली गई है, अ प्रोविजन फॉर वारंटी ऑफ 1,20,000 वाज चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर टैक्स पर्पस वारंटी कॉस्ट इज अलाउड ओनली द पेमेंट बेसिस। यहाँ पे तो आपने प्रोविजन किया था लेकिन इनकम टैक्स बोल रहा है कि इसकी पूरी की पूरी जो डिटेल है वो रहेगी एक्चुअल बेसिस, और एक्चुअल में पेमेंट केवल कितने का हुआ है, 70,000 का पेमेंट हुआ है। राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। Preliminary expenses written off during the year amounted 40,000. These are not allowable for the tax purpose. Land was revalued upward. Revaluation of assets हुआ है and the revaluation gain was recognized in the OCI. OCI का मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आपने रिकॉग्नाइज कर दिया और इस तरीके का कोई भी टैक्स एडजस्टमेंट नहीं अवेलेबल है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। क्लियरली बात बताई गई है। The company has carry forward tax losses of earlier year amounted 1,50,000. It is virtually certain that sufficient future taxable profit will be अवेलेबल। और इनकम टैक्स की रेट है आपकी 30%। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, अब आपको जो स्टेप मार्किंग वाली बात बार बार बोली जाती है तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछा गया है और क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बोला गया कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। सबसे पहले आपको टैक्सेबल प्रॉफिट बताना है, देयर आफ्टर आपको करंट टैक्स का कैलकुलेशन करना है और फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स एंड लायबिलिटी बतानी है और टोटल टैक्स एक्सपेंस आपको बताना है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो भी मैंने बात करूं मैं सॉल्यूशन से रिलेटेड, जो मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया है उस अकॉर्डिंग डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिलेटेड टू दी, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले अगर मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों से बातचीत करूं तो इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है। तो हम लोगों को अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्लियरली दे रखा है जो कि दे रखा है 18 लाख रुपए का। राइट। और अब इसके अंदर से जो आइटम डिसअलाउड है हम उसको ऐड कर देंगे और अलाउेबल आइटम्स को लेस कर देंगे। तो सबसे पहले था डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन हमारी बुक्स के अंदर चार्ज हुआ है 3 लाख का, वो मैंने ऐड कर दिया और टैक्स पर्पस से वो डेप्रीशिएशन है 4,20,000, मैंने उसे कर दिया है लेस।
प्रोविजन फॉर वारंटी, जो प्रोविजन है हमने कितना अलाउड किया था 1,20,000, लेकिन एक्चुअल बेसिस पे बात करें तो वो हो गया 70,000 रुपये का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टैक्स के पर्पज से नहीं लिए जाते हैं, तो डायरेक्टली मैंने उसको ऐड बैक कर दिया। तो टोटल मैं ऐड करूंगा 4,60,000 और मैं लेस कर दूंगा 4,90,000। तो टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर सेटअप तो आपका आ रहा है 17,70,000 का, राइट। अब सेटअप था 1,50,000 का, मैंने उसको ऐड बैक कर दिया तो टोटल आ गया 16,20,000 रुपए का। तो जो टैक्सेबल प्रॉफिट है मेरा, वो टैक्सेबल प्रॉफिट कहलाएगा 16,20,000 रुपए का। करंट टैक्स का जब एक्सपेंडिचर निकाला जाता है तो करंट टैक्स के एक्सपेंडिचर में इसे सीधा का सीधा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30% टैक्स से। तो करंट ईयर का अगर मैं केवल बात करूं कि मेरा कितने रुपए का टैक्स बन रहा है, तो करंट ईयर का टैक्स 16,20,000 का 30% 4,86,000 रुपए का, राइट। अब मुझे निकालना है कि मेरी डेफर्ड टैक्स एसेट्स है या फिर मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। अब उसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं रिलेटेड टू डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डेप्रीशिएशन की। इनकम टैक्स बोल रहा है कि 4,20,000 और अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग है 1,20,000। 4,20,000 तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है, और वैसे है 3,00,000 जो हमने अकाउंटिंग में अलाउड किया है। तो इसके लिए 1,20,000 का जो डिफरेंस अराइज हो रहा है उसका 30% हमारी हो जाएगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया है, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी 1,20,000 इंटू 30%, तो ये आ गया 36,000। वहीं नेक्स्ट प्रोविजन था वारंटी से रिलेटेड, यहाँ 120 है, यहाँ 70 है, तो यहाँ पर आ गया 50,000 का डिफरेंस। तो ये डिडक्टेबल डिफरेंस है, तो डिडक्टेबल डिफरेंस के केस में अराइज होती है डेफर्ड टैक्स असेट्स, राइट। तो 50,000 का 30% मैंने निकाला, तो ये आ गया डेफर्ड टैक्स एसेट्स 15,000 रुपए की। वहीं बात करूं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में, तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कितने के हैं, तो ये भी एक तरीके का आपको रिवर्सल मिलेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स के अंदर रिवर्सल मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 1,50,000 का 30% हो गया 45,000। और लास्ट हो गया आपका लैंड रीवैल्यूएशन। तो लैंड रीवैल्यूएशन के बारे में मैं बातचीत करूं तो टैक्सेबल डिफरेंस कहलाता है, तो ये भी क्रिएट होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 2,00,000 का 30% आ गया 60,000 रुपए का, राइट। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई है। ओके, अब टोटल अगर मैं नेट डेफर्ड टैक्स की बात करूं तो सिंपल सी बात है, 96,000 की तो मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकल करके आई है, और डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, ये जो लॉस के लिए यूटिलाइज हुआ है इसको एक बार के लिए स्किप कर दिया जाएगा। जब टोटल लायबिलिटी निकाली जाएगी केवल इस 15,000 को कंसीडर किया जाएगा। इससे माइनस करूंगा तो करंट ईयर की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मेरी निकल करके आ रही है 81,000 की, राइट। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। इस साल के लिए टोटल टैक्स एक्सपेंस हमें कितना पे करना पड़ेगा, तो बातचीत करते हैं। करंट टैक्स एक्सपेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 4,86,000 रुपए का। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएटेड प्लांट और मशीनरी की हमने क्रिएट की थी 36,000 रुपए की। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट हुई थी वारंटी की, उसे ऐड कर दिया जाएगा 15,000 का, साथ में रिवर्सल को लेस कर दिया जाएगा 45,000 का। तो टोटल डेफर्ड एक्सपेंस बन रहा है 66,000 रुपए का। तो 4,86,000 प्लस 66,000, तो करंट ईयर का टोटल टैक्स मेरा बनेगा 5,52,000 रुपए का, राइट। क्लियर। तो ये था पूरा का पूरा क्लियर सॉल्यूशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2 के बी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस बार क्या हर बार का पूछा जाता है इम्पेयरमेंट लॉस से, राइट। क्वेश्चन में बोला गया एक्सपेंडिचर ऑन ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एक्स लिमिटेड इन 23-24 वर एज फॉलो। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक आपने 2,70,000 का एक्सपेंस किया। 1 जनवरी टू 31 मार्च आपने 90,000 का एक्सपेंस किया, तो ड्यूरिंग द ईयर टोटल एक्सपेंस हुआ 3,60,000 रुपए का, राइट। तो द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 1 जनवरी 2024। तो मतलब यहीं से इसका कैपिटलाइजेशन चालू होगा, जिस दिन रिकॉग्नाइजेशन मिलता है वहीं से इसका कैपिटलाइजेशन चालू होता है। उससे पहले किए गए सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम लोग P&L अकाउंट के अंदर चार्ज करते हैं, राइट। द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्रोसेस इज 1,00,000। अगर मैं
बात करूं एसेट्स की वैल्यू है 90,000 और रिकवरेबल अमाउंट है 1 लाख का, तो मुझे किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एसेट्स का कैपिटलाइज अमाउंट है, बुक वैल्यू है, वो कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। यहीं से डायरेक्टली शो हो रहा है ये चीज। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस इन 24 एंड 25 6 लाख। 90,000 पहले कैपिटलाइज हुए और इस बार टोटल कितना आ गया 6 लाख, तो टोटल कैपिटलाइजेशन हो गया 6,90,000 रुपए का। अभी तक की बात करें तो द एसेट्स वाज ब्रॉट इनटू यूज ऑन 31 मार्च 2025 एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर 6 इयर्स। तो भैया 6 साल का मैं डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा, बेसिक कैलकुलेशन है। अब आपको बोला गया है कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ऑन 31 मार्च 2024। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये तो आएगा सीधा का सीधा 90,000 और 31 मार्च 2025 को इसकी वैल्यू हो जाएगी 6,90,000। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट इन 23 एंड 24। पहला कंडीशन। चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन भी क्लियरली जो मैंने आपको बताया वही मैंने रेडी कर रखा है। अमाउंट टू बी चार्ज इन द पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा 2,70,000 रुपए, बिकॉज जब तक ये 270 का एक्सपेंडिचर किया गया था तब तक किसी भी तरीके का अभी तक एसेट्स का रिकंजिनेशन नहीं हुआ था, इसलिए इसकी वैल्यू में 2,70,000 जो एक्सपेंडिचर हुए हैं 31 दिसंबर तक इसको मैं भेज दूंगा पी एंड एल अकाउंट के अंदर। कैरिंग अमाउंट 2024 में 90,000, 2024 के अंदर क्लियरली। एंड इसके अंदर कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लेस, तो 90,000 को मैं शो करता हुआ जाऊंगा। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम होता तो इंपेयरमेंट लॉस भी होता, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स ऑन 31 मार्च 2025 पहले था 90, अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए 6 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किए, तो टोटल वैल्यू आ गई है 6,90,000 रुपी। वही मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया कि 31 मार्च 2025 को इसकी वैल्यू हो जाएगी 6,90,000 रुपए की। ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन पूरा का पूरा, राइट। अब बात करते हैं आगे की। क्वेश्चन में बोला गया इफ ऑन 31 मार्च 2026 the amount of estimated to be recoverable from the process is 5 lakh, calculate the carrying amount of intangible assets and the charge to P&L account about the impairment loss। ये बात थी 2025 की, यहां बात आ रही है 2026 की। एक साल निकल गया, तो पहले तो मैं निकालूंगा एक साल का डेप्रीशिएशन, उसके बाद मैं इसकी निकालूंगा बुक वैल्यू। सेम प्रोसीजर मैंने यहां पे फॉलो किया। 6,90,000 डिवाइड बाय 6 ईयर्स, तो पूरे साल भर का डेप्रीशिएशन हुआ 1,15,000 रुपए का। अब मैंने इसकी निकाली बुक वैल्यू या फिर आप बोल सकते हैं कैरिंग अमाउंट। 6,90,000 में से 1,15,000 को मैंने लेस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 5,75,000 रुपए की, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला गया कि आपका रिकवरेबल अमाउंट है 5 लाख। ऊपर भी बात हुई थी, वहां पे वैल्यू 1 लाख थी रिकवरेबल अमाउंट की, जो कि हायर थी, लेकिन यहां पर वैल्यू इसकी हो गई है लोअर। तो हमें हो गया 75,000 का इंपेयरमेंट लॉस। 75,000 का हो चुका है हमें इंपेयरमेंट लॉस। एंड तो ये चला जाएगा पी एंड एल अकाउंट के अंदर और न्यू कैरिंग अमाउंट हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए। काफी इजी क्वेश्चन था देखा जाए तो। 2 का ए थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन था, बट 2 के बी के बारे में बात करूं तो काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला और काफी इजी क्वेश्चन था, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काफी स्टूडेंट हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ के ही गए हों, पढ़ के ही नहीं गए हों, क्योंकि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा था शेयर बेस्ड पेमेंट इंडियस नंबर 102 का। बट आप लोगों ने देखा होगा हमारा एबीसी एनालिसिस, जहां पे हम मैंने आपको क्लियरली बोला था रेडी रहिएगा, इस बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ ही सकता है रिलेटेड टू द शेयर बेस्ड पेमेंट, और काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं है कोई टफ क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन 1 मार्च 2025 Vertex System Limited granted 1 lakh stock option to its employees. Each option allow the employee acquire one equity share of company at the exercise price of 50 rupee per share. The fair value of each option to be grant date is 20 rupee. The option will vest at the end of the 3 year. देखो इस एक्सरसाइज प्राइस से तो हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, राइट। अभी फेयर वैल्यू ऑप्शन के ग्रांट डेट में कितनी है 20, तो पूरा कंप्यूटेशन हमें 20 से करना पड़ेगा, पहली बात। अब इसने बताया कंपनी के फर्स्ट ईयर के एंड में इसने बोला कि 10% ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू लीव,
2027 में प्लान हो गया 2 ईयर का, बोला गया रिवाइज एस्टिमेट हो गया 5% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय लिविंग, पहले फिर दूसरा, और 31 मार्च 2028 को इसने बोला ईयर थर्ड में एक्चुअल में 8% ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट ओवरऑल। एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉइज लिविंग बिफोर द वेस्टिंग, ये टोटल दे रखा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि 10% 10% 10% हर साल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल कितने छोड़ करके जाएंगे, 10% छोड़ करके जाएंगे। एनालाइज द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस एंड प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले जब मैं एक्सपेंसेस के बारे में, इसके क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बातचीत करूंगा रिलेटेड टू दी एक्सपेंसेस, तो देखो आपके सामने क्लियरली मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर टोटल ऑप्शन ग्रांटेड दिए गए हैं 1 लाख, फेयर वैल्यू पर ऑप्शन है 20 रुपए, और क्लियरली है कि ये 3 साल का आपका रहने वाला है टाइम पीरियड। तो मैं सिंपल सी बात है, फर्स्ट ईयर के अंदर 1 लाख, 10% एम्प्लॉय छोड़ करके जाएंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए 90,000, फेयर वैल्यू रहेगी 20 और ऑप्शन है 3 साल का, तो 90,000 इंटू 20 इंटू 1/3, तो टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए का। सेकेंड ईयर के अंदर हमारा एस्टिमेट रह गया 5% का, तो अब हो जाएगा 95,000, एक्चुअल है ये, एवरेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1 लाख में से 5% माइनस किए तो आया 95,000, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड ईयर है तो इसका कर दूंगा 2/3, 2/3 करूंगा तो आंसर आएगा 12,66,667। यह है क्यूमुलेटिव। इसमें से फर्स्ट ईयर 6 लाख के एक्सपेंसेस को लेस कर दूंगा तो सेकंड ईयर एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज हो जाएंगे 6,60,667। जब थर्ड ईयर आया तो एक्चुअल में एम्प्लॉय छोड़ करके चले गए 8%, तो 8% निकाला तो ये आया 92,000, 90,000 इंटू 20 इंटू 3/3, तो टोटल आया 18,40,000। ये था तीनों सालों का मिला करके। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एक्सपेंसेस जब मैं इसमें से लेस कर दूंगा तो मेरा अमाउंट बचेगा 5,73,333, राइट। बात समझ में आ गई है क्लियरली यहाँ पर। इसके बाद आगे की मैं चर्चा करूं जनरल एंट्री से रिलेटेड, तो बेसिक जनरल एंट्री जो हम लोग हमेशा करते हुए आए हैं कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट, और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को हम लोग भेज देंगे P&L अकाउंट के अंदर, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, राइट। तीनों साल की एंट्री सेम रहेंगी, केवल अमाउंट के अंदर चेंज आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिला इस ये वाला भी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, देखिएगा। यहां पर आप लोगों को बोला गया है यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये है क्वेश्चन आपका 3 का बी। बैलेंस शीट ऑफ एंड अदर डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। एनपी का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। गुडविल निकालनी है तो गुडविल निकलेगी 3 ईयर मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट। अब यहां पर मुझे कंप्यूटेशन जो करने हैं वो रिलेटेड हर चीज का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के अलावा नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बात करनी पड़ेगी। अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात करूंगा तो मुझे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालनी पड़ेगी, राइट। मुझे पूरी डिटेल दे रखी है, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। इन्वेस्टमेंट है 9%, लेकिन ये हैं नॉन ट्रेडेड। ध्यान रखिएगा, नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो उस समय और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दोनों के अंदर इसका ट्रीटमेंट पर्टिकुलर किया जाता है, राइट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। करंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल लायबिलिटी और करंट टैक्स का प्रोविजन दे रखा है। नोट्स टू अकाउंट्स में गए तो सबसे पहले बोला गया है प्रपोज डिविडेंड, जो कि दे रखा है 525 लाख रुपए का प्रपोज डिविडेंड आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर क्लियरली गिवन है। अब आगे कुछ अदर एडजस्टमेंट भी है। क्या बोल रहा है अदर एडजस्टमेंट, देखिए। मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो उस एवरेज प्रॉफिट के लिए इन्होंने मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन ने पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, 2022 का, 2023 का, 2024 का और 2025 का। बोला गया द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 21-22 वाज 40%, देयर आफ्टर इट हैज बीन 38% फॉर ऑल द ईयर सो फार। तो हम लोग कंसीडर भी क्या करेंगे 38% के भी आप पे।
हाउएवर फॉर द अकाउंटिंग ईयर 25-26 फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे तो उस समय कंसीडर क्या किया जाएगा, 35%। ये ऊपर प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है बिफोर टैक्स, ये भी ध्यान रखना। In the accounting year 21-22, the company earned an extraordinary income of 0.70 crore because of a special foreign contract. In August, there was a fire. ये जो अमाउंट एबनॉर्मल का है तो इसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। उसके बाद बोला गया है फायर हुई है, 35 लाख का लॉस हुआ है तो इसको मैं एड बैक कर दूंगा, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम्स हैं, एबनॉर्मल लॉस को एड बैक करते हैं। किसी भी तरीके की नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है तो प्रॉफिट के अंदर उसको लेस कर दिया जाता है, क्योंकि वो पहले से ही एड हो रखी होती है। एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी डिड नॉट कवर द लॉस। 9% of non-traded investment were purchased at par by the company on the 1st April 2023। तो 1st अप्रैल 23 से जो ईयर स्टार्ट होगा 31st मार्च 24 तक जाएगा, उसके बाद के जितने भी ईयर्स होंगे उसके अंदर से हमें नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट एडेड है उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा अलग से। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 20% ऑफ द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। It is important to note that the company shareholder in the general meeting have passed a resolution sanctioning the director an additional remuneration of 35 lakh every year beginning from the accounting year 25-26। तो ये फ्यूचर का अपकमिंग एक्सपेंस है, तो ये भी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के अंदर हमें काम में आएगा। चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 4 सालों का प्रॉफिट आपको दे रखा है 2233, 17,50,000, 2175, 2030। तो सबसे पहले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी फर्स्ट ईयर की 21-22 की, मैंने आपको कहा था उसे डिडक्ट करना पड़ेगा, इट इज टू बी डिडक्टेड। लॉस बाय फायर है तो एबनॉर्मल लॉस है तो इसको वापस से ऐड करना पड़ेगा, टू बी एडेड बैक। और इन्वेस्टमेंट की बात की तो 1 अप्रैल 2023 को लिए थे, मैंने आपको ये पहले ही डिस्क्राइब किया और यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है क्लियरली कि जो इंटरेस्ट आएगा 420 पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा। कौन कौन से ईयर में, 23-24 वाले में से और 24-25 वाले में से। सेम चीज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की। 22 में से मैंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी उसे लेस किया। 31 मार्च 23 को ये 35 लाख मैंने एड बैक किए और ये नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट को मैंने यहां से लेस कर दिया, तो मेरे पास आ गया एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने की है, इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेंड नहीं है, न तो अपवर्ड ट्रेंड है न डाउनवर्ड ट्रेंड है। अगर कोई ट्रेंड होता तो मैं एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालता। ड्यू टू द नॉन ट्रेंड, ना तो अपवर्ड वाला ना डाउनवर्ड वाला, मैंने नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाला, इन सभी का टोटल किया, 4 का डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2019.50। ये है बिफोर टैक्स। ध्यान रखना ये क्या है, बिफोर टैक्स। अभी फ्यूचर के अंदर होने वाले एक्सपेंसेस को मैं अभी इसमें से लेस करूंगा, देखिएगा। एवरेज एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आया 2019 का। डायरेक्टर का रेमुनरेशन फ्यूचर एक्सपेंसेस मैंने लेस कर दिया, ये आया 1984। और मैं टैक्स को भी लेस करूंगा क्योंकि फ्यूचर के अंदर टैक्स की रेट रहने वाली है 35%। तो मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो गया 1289.925। सिंपल सी बात, ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं क्या करूंगा, जितनी भी मेरी असेट्स हैं उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैं लेस करूंगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग कंसीडर्ड नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए गुडविल के कंप्यूटेशन में नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। तो मेरी टोटल का एसेट्स दे रखा था 6209, जिसमें से मैंने सबसे पहले तो नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट को हटा दिया। उसके बाद बची हुई एक्सटर्नल लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर 397 ट्रेडेड लायबिलिटी को हटा दिया और प्रोविजन जो करंट टैक्स है उसे भी मैंने कर दिया लेस। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 5376। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए इसका मैं सीधा का सीधा 20% निकालूंगा, 5376 इंटू 20%, तो मेरे पास आया 1075.20। अब मैं निकालूंगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है 1289 और ये है 1075, दोनों के बीच का डिफरेंस आया 214.725 और गुडविल है इसकी 3 टाइम्स
214.725 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गया 644175। बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। 2 के अंदर जो आपका टैक्स का इन एएस नंबर 12 आया वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, अदरवाइज 2 का भी एकदम सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 का ए एज एक्सपेक्टेड हमेशा नहीं आता है, बट इस बार बोला गया था शेयर बेस्ड पेमेंट आएगा, आया। बात करूं 3 का बी, गुडविल या फिर शेयर्स का कैलकुलेशन, गुडविल पूछा गया और नॉर्मल क्वेश्चन है। आपके मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और क्लासेस के अंदर आप लोगों ने ऐसे रेगुलर क्वेश्चंस बहुत किए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे फाइनेंशियल कंपोनेंट से रिलेटेड और कौन सा इक्विटी कंपोनेंट है या डेब्ट कंपोनेंट है उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। सी लिमिटेड इशूड 5,008% convertible debenture of 100 each at par on 25 April 2025. The terms of the issue as under: total face value है 5 लाख रुपए की, कूपन रेट है 8%, मैच्योरिटी है 3 ईयर। The holder has the option at maturity neither to receive equal to either to receive equal to case of face value or to be converted into debenture into 10 equity shares of 10 each। डिबेंचर्स थे, अब आप फ्यूचर में हर 10 डिबेंचर के बदले उन्हें क्या दे देंगे, 10 शेयर दे देंगे। फ्यूचर के अंदर आपके पास ऑप्शन है। द प्रिवेलिंग मार्केट की इंटरेस्ट रेट क्या है, 12% विदाउट कन्वर्जन। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपए की दे रखी है। टैक्स के इफेक्ट को इग्नोर करने के लिए बोला गया है साफ साफ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 12%, क्योंकि अभी जो भी कम कैलकुलेशन होगा इस 12% के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आपको खुद ने ही कैलकुलेट करके दे रखी है। नीचे कुछ फर्दर डिटेल और है, उनके बारे में भी बातचीत करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन आफ्टर अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू लायबिलिटी कंपोनेंट में से खुद ने ही बोल दिया कि इंटरेस्ट की रेट क्या लेंगे आप, 12.82% आप लोगों को लेनी है। अब आपको करना क्या है, एनालाइज द लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट। पहले तो आपको ये बताना है, क्योंकि ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको इक्विटी की वैल्यू भी निकालनी है और साथ ही साथ लायबिलिटी की भी वैल्यू निकालनी है। अलोकेट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कि जो ये 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कितना डालेंगे एंड लायबिलिटी कंपोनेंट में कितना डालेंगे। प्रिपेयर द अमोर्टाइजेशन टेबल ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट फॉर द 3 इयर्स और प्रिपेयर द जनरल एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। हमने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लायबिलिटी कंपोनेंट, जो हमेशा फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। 5 लाख के डिबेंचर हैं, 8% इंटरेस्ट की रेट के अकॉर्डिंग हो गए 40,000 रुपए। तो 3 साल तो 40,000 रुपए जाएंगे और थर्ड ईयर के एंड में 5 लाख का प्रिंसिपल भी जाएगा। मैंने उस कैश फ्लो को देखा, 40,000 40,000 40,000 और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया 5 लाख। इसको मैंने 12% के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमें दे भी रखी है क्वेश्चन में, उसके भी आप पे कंप्यूट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो उसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 4,51,976। ये तो हो गई फेयर वैल्यू होती है लायबिलिटी कंपोनेंट की। इक्विटी के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल प्रोसीड में से लेस कर दूंगा इस प्रेजेंट वैल्यू को। तो 5 लाख में से जब मैं 4,51,976 को लॉस करूंगा तो मेरे पास आएगी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू, तो वो आ रही है 48024। सिंपलेस्ट कैलकुलेशन, पहला पार्ट खत्म, 2 मार्क्स का। दूसरा पूछा ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10,000 की थी, तो मैं इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 451,976 और 48,024 दोनों के बीच में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक के अंदर आई 90% और एक के अंदर आ गई आपकी 9.6048%। तो इसका जब पूरा का पूरा कंप्यूटेशन मैंने करके आपको दिखा रखा है कि एक तो आ रही है आपकी 9040 और दूसरी आ रही है 960। डन। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया कि टोटल नेट कैरिंग अमाउंट कितना है। जो आपका 4,51,976 है उसमें से 9040 को लेस कर देंगे और 48,024 में से मैं 960 को लेस कर दूंगा, तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट आएगा। तो ये आया 442,936 और 47064। यही बात हमसे पूछी गई थी। एलोकेट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिटवीन द लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट और नेट प्रोसीड की वैल्यू बताइए। अब आपको बोला गया है आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन करके आपको अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी है, तो वो भी बेसिकली बहुत इजी सा है। 4,42,936 है,
इसका 12% निकाला तो ये आया 96,784 का। आपने फर्स्ट ईयर पेमेंट किया 40,000 का, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस रह गया 459,720। अब आप इसका निकालेंगे 12.82%, तो ये आया 58.936। 40,000 का पेमेंट हो गया तो ये आ गया 4,78,656। फिर आया 478,656। इसका 12% निकाला 61344। एग्जैक्टली नहीं आएगा, यहां पे हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस निकालते हैं, राइट। 40,000 का पेमेंट हो गया तो ओवरऑल आपका आ गया 5 लाख रुपए। डन। जर्नल एंट्री पास करनी है तो जर्नल एंट्री बेसिकली हम जैसे पास करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख थे, जिसमें से 10,000 ट्रांजेक्शन कॉस्ट के हटा दो तो टोटल रह गया 4,90,000। टू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू इक्विटी कंपोनेंट 442,936 एंड 47,064। फाइनेंस कॉस्ट लगेगी फर्स्ट ईयर के एंड के अंदर, तो फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट डेबिट 56,784। 40,000 रुपये की तो आपका हो गया बैंक अकाउंट में, आप पेमेंट कर रहे हैं कूपन रेट के अकॉर्डिंग, और बाकी जो है कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गया 16,784। बाकी फाइनेंस कॉस्ट को हम लोग कर देंगे पी एंड एल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर, तो एंट्री हो गई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस कॉस्ट। इतना सा ही आप लोगों से पूछा गया था। अगर आपने टेबल प्रॉपरली बनाई है तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए। फोर्थ का बी एज एक्सपेक्टेड, हर बार जो चीज पूछी जाती है वही चीज इस बार भी पूछी गई। आप लोगों को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला गया था, बेसिक सी बात थी, वही चीज आपको अभी भी बोली गई। अनलकी लिमिटेड इनकरिंग लॉसेस फॉर पास्ट फ्यू ईयर रिजल्टिंग इन इरोजन ऑफ इट्स कैपिटल एंड द समराइज बैलेंस शीट एज अंडर। पूरी बैलेंस शीट आप लोगों को दी गई है, राइट। An internal reconstruction scheme agreed by all concerned as follow. इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू 10 से कितने के हो गए, 5 रुपए के, तो 5 रुपए चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन के अंदर। सामने देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए का टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू 5 रुपए का, तो बाकी बचा हुआ कैपिटल रिडक्शन के अंदर चला गया 5 रुपए, तो 5 लाख 250 पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री प्रेफरेंस शेयर भी 10 रुपए से कितने के हो गए, 5 रुपए के। प्रेफरेंस शेयर आप लोगों को दे रखे हैं 2 लाख के, तो 1 लाख अमाउंट चला जाएगा आप लोगों का कैपिटल रिडक्शन के अंदर। 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, सिंपल सी बात। अगेंस्ट 5 लाख क्लेम ऑफ डिबेंचर 60,000 विल बी पेड इन कैश, तो टू बैंक हो जाएगा 60,000 एंड 3 लाख विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, no problem. Balance claim 150 has to be weighed by the debenture holder, simple सा कैलकुलेशन है। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 लाख, टोटल थे 5 लाख, तो रह गए 140, तो 140 चला गया कैपिटल रिडक्शन में जो कि वेव किया गया है। आगे बोला गया ट्रेड क्रेडिटर विल बी पेड 40,000 इन कैश एंड द बैलेंस विल बी सेटल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच। क्रेडिटर थे 80,000, तो टू बैंक में 40,000 और टू बैंक इक्विटी शेयर के अंदर भी 40,000। ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, 40,000 एंड 40,000, राइट। बिल्स पेबल 20,000 विल बी इशूड बाय इक्विटी शेयर, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुडविल एंड डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट मस्ट बी रिटर्न ऑफ, ओके, तो गुडविल कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा, गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो रिड्यूस बाय 20,000 एंड फ्री ओल्ड लैंड विल बी रीवैल्यूड बाय अपवर्ड बाय 50,000, तो यहाँ पे एंट्री की लैंड की वैल्यू बढ़ रही है 50,000 से, तो फ्री हैंड लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद आगे की बातचीत की जाए, गुडविल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पी एंड एल का अकाउंट जो नेगेटिव बैलेंस था उसे भी लिया, बिल्डिंग को भी लिया, प्लांट एंड मशीनरी को भी लिया, सबको लिया, कैपिटल रिडक्शन के अंदर आया 2,90,000, राइट। 10,000 न्यू इक्विटी शेयर टू बी इशूड 5 रुपी फॉर कैश। एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000।
सारी एंट्री पास कर दी। अब मैं देखूंगा मेरे कैपिटल रिडक्शन के अंदर कितना पैसा बचा है। तो कैपिटल रिडक्शन के अंदर मेरे पास पैसा बचा 2,50,000 का, जो कि मैं सीधा का सीधा ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन अगेन पूछा गया आप लोगों से, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अगेन हमेशा का जो पेपर का पैटर्न है, 14 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। 14 मार्क्स से क्वेश्चन जो कि रिलेट करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 से। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया एक्स एंड वाई लिमिटेड वर अमलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी ऑफ एक्स वाई लिमिटेड ऑन 31st March, who issued requisite number of equity share of 10 to take over the business of X Limited and Y Limited। एक न्यू कंपनी बनी है XY। द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आर एज फॉलो। नॉन करंट एसेट्स आप लोगों को दे रखी है, पीपी की वैल्यू दे रखी है, फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, साथ ही साथ करंट एसेट्स की आपको वैल्यू दे रखी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल इसकी 12,000, इसकी 20,000, अदर इक्विटी 6,000, 2,000, बोरिंग्स दे रखी हैं आप लोगों को, करंट लायबिलिटी दोनों की आपको दे रखी है। फेयर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एज अंडर। फेयर वैल्यू जब भी आपस में अमलगमेट होती हैं तो फेयर वैल्यू कंसीडर किया जाता है। इसकी 16,000, इसकी 12,000, इसकी 10,000, इसकी 14,000। फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस 15,000 और 30,000। द कंट्रोल ऑफ एक्स वाई लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय द मैनेजमेंट ऑफ वाई लिमिटेड। तो इन एएस नंबर 103 भी फॉलो कौन करेगा? वाई लिमिटेड, और वो फॉलो करेगा फेयर वैल्यू पे। तो यहां पर अपोजिट हो गया, वाई लिमिटेड किसको अक्वायर कर रही है? एक्स लिमिटेड को अक्वायर कर रही है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई आफ्टर मर्जर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हर चीज को मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले बात हुई टोटल फेयर वैल्यू ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, कितने की फेयर वैल्यू है? तो देखी जाए तो इसका बिजनेस है 15,000 का, इसका बिजनेस है 30,000 रुपए का। तो टोटल फेयर वैल्यू हो गई 45,000 लाख रुपए की, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड बाय दी एक्स वाई लिमिटेड, 10 रुपए का एक शेयर इशू किया गया है। तो 45,000 डिवाइड बाय 10 किया तो ये आ गया 4,500 लाख। एक्स लिमिटेड को मिलेंगे 15,000 शेयर और वाई लिमिटेड को मिलेंगे 30,000 शेयर। तो यहां पे अकाउंटिंग अक्वायरर कौन है? वाई लिमिटेड। 103 वही फॉलो करेगा। तो वाई लिमिटेड किसको शेयर इशू करेगा? एक्स लिमिटेड को। तो टोटल शेयर परचेज कंसिडरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15,000। परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर बाय अकाउंटिंग अक्वायरर वाई लिमिटेड टू अक्वायरी एक्स लिमिटेड, इट्स द फेयर वैल्यू कितने की हो गई? 15,000 लाख रुपए की। तो परचेज कंसिडरेशन जो है वो आपका कहलाएगा 15,000 लाख ड्यू टू द रिवर्स अक्वाइजेशन, क्योंकि कंट्रोल किसके पास जा चुका है? वाई के पास। तो यहां पे अकाउंटिंग अक्वायरर कौन कहलाएगा? वाई लिमिटेड। ओके, अब मैं निकालूंगा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के अंदर एक्स लिमिटेड की मैं एसेट्स को लूंगा फेयर वैल्यू पे, लायबिलिटी को भी लूंगा फेयर वैल्यू पे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फेयर वैल्यू पे दे रखा है 16,000, 16,000। इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो ये मैं यूं की यूं ही 1,600 लूंगा। और करंट एसेट्स 9,400 और यहाँ वैल्यू दे रखी है 10,000, तो मैं लूंगा यहाँ पे 10,000। इसमें से मैं बोरोइंग्स को लेस कर दूंगा और करंट लायबिलिटी को लेस कर दूंगा, आपके सामने है 16,000, 1,600, 10,000। तो इसमें से मैंने बोरोइंग को भी लेस कर दिया, साथ ही साथ मैंने करंट लायबिलिटी को भी लेस कर दिया। तो नेट एसेट्स की वैल्यू आ गई है 19,600 रुपए की, राइट। कंसीडरेशन मिल रहा है 15,000, यहां वैल्यू है 19,600। तो जो भी अमाउंट आएगा वो कहलाएगा गेन ऑन बार्गेन परचेस बोल लीजिए, या फिर बोल लीजिए कैपिटल रिजर्व, जो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व नहीं, एंड बार्गेन परचेस। तो ये कितना आ गया? 4,600 का 19,600 माइनस 15,000, तो ये आ गया 4,600। बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है। जब तक ये आपने कंप्लीट नहीं करने हैं तब तक आप लोग बैलेंस शीट भी प्रॉपर वे के अंदर नहीं बना सकते। ये तो बात हो गई यहां तक। अब मेरे को सबसे पहले निकालनी पड़ेगी अदर इक्विटी की वैल्यू, क्योंकि जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी तो कंसोलिडेटेड 110 के अकॉर्डिंग तो मुझे कंबाइंड डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहां पर इसका तो दे रखा है आपको वाई लिमिटेड का 2,000 का, साथ में गेन ऑन बार्गेन परचेस आप लोगों का आया 4,600 का। 2,000 प्लस 4,600, राइट। अब यहां पर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं, कंट्रोल लिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कंप्यूटेशन मैंने किया।
तो यहाँ पे लिखा गया एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग 10,000 का, लीगल कैपिटल कितने की है 45,000 को, और डीम्ड अकाउंटिंग कैपिटल के बिहाफ पे अगर मैं जाता हूं तो प्री कॉम्बिनेशन कैपिटल थी 20,000 की, और दूसरा जो परचेज कंसिडरेशन के बिहाफ पे 15,000 की, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 35,000 रुपए। और अगर एडजस्टेड अदर इक्विटी की बात करूं तो 2,000 प्लस 4,600, 2,000 प्लस किया मैंने इसके अंदर 4,600, और जो अदर रिक्वायरमेंट थी 10,000 की उसे लेस कर दिया, तो मेरे पास आ गया डेबिट बैलेंस, और ये डेबिट बैलेंस आएगा 3,400 रुपए का। राइट, क्लियरली। अब मैं कंबाइंड बैलेंस शीट बनाऊंगा, नॉर्मल सी बात है। इसकी 16,000 लूंगा तो इसकी भी लूंगा 16,000, इसकी फेयर वैल्यू और इसकी बुक वैल्यू, ये 1,000 आएगी, ये 1,600 आएगी, टोटल हो गई 2,600। ये 10,000 तो ये आएगा 13,000। चेक करो, ये 10,000 13,000 टोटल हो गए 23,000 रुपए। अदर इक्विटी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली ही थी यार, ये आपकी 45,000 रुपए, लीगल जो नई कैपिटल बनी है वो 45,000 रुपए की है, और अदर इक्विटी 3,400 रुपए का लॉस है, तो 3,400 रुपए नेगेटिव में दिखाऊंगा। बोरोइंग की बात करूं तो 6 और 4 10, अदर करंट लायबिलिटी 4 और 2 6,000 की, दोनों का टोटल करेंगे एकदम इक्वल आ रहा है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हमने रेडी किए हैं नोट्स टू अकाउंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हर चीज डिटेल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, एक की फेयर वैल्यू एक की बुक वैल्यू, तो 32,000। फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर कोई भी फेयर वैल्यू दे नहीं रही थी तो डायरेक्टली ले ली। करंट एसेट्स में एक्स लिमिटेड की तो लूंगा मैं फेयर वैल्यू, वाई की लूंगा मैं बुक वैल्यू। नए शेयर टोटल इशू हुए हैं 4500, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गए 45,000 के। रिजर्व्स के बारे में बात कर लें तो 2,000 तो वाई लिमिटेड का सरप्लस है ही है, प्लस करूंगा 4,600 का कैपिटल रिजर्व, और जो लीगल रिक्वायरमेंट थी 10,000 की एडजस्टमेंट की उसे लेस कर दूंगा, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई नेगेटिव का 3,400। बोरोइंग दोनों की बुक वैल्यू आ जाएगी, एंड करंट लायबिलिटी भी दोनों की बुक वैल्यू आएगी। राइट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने इसके अंदर जो लीगल रिक्वायरमेंट 10,000 रुपए की थी वो लेस ना की हो, अदरवाइज क्वेश्चन काफी सिंपल था, नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया गया। रिवर्स एक्वाइजिशन आया जहां पर अकाउंटिंग एक्वायरी हो जाता है, अकाउंटिंग एक्वायरर होता है हमारा रियल एक्वायरी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी किया था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 6। ये अगेन हर बार की तरह 110 का क्वेश्चन, जहां पे हमेशा हर बार आप लोगों से पूछा जाता है बिजनेस कंसोलिडेशन। 110, द बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड ऑन 31 मार्च एज फॉलो, पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन लिमिटेड, आपने कितने का इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5,800 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है एन के अंदर, एम ने कर रखा है। डिटेल पहचानने का सबसे पहला तरीका, करंट एसेट्स बता दी, इन्वेंट्री बता दी, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बताया इंक्लूडेड 20 लाख ड्यू फ्रॉम दी एम लिमिटेड, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके अंदर एडजस्ट करते हुए काम में आएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू दे रखी है। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल है 10 की, ये 10,000 और ये है 4,000। अदर अर्निंग ये 16,320 और ये 5,000 की पूरी डिटेल आप लोगों को दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। राइट, आगे देखते हैं। फर्दर डिटेल की बात करूं तो पूरी डिटेल दी हुई है आप लोगों को। On 1/4/2024, N Limited had 400 lakh shares of 10 each and 3,000 lakh in the retained earning, मतलब एक साल पहले की प्री एक्वाइजेशन की बात हो रही है। एम लिमिटेड अक्वायर्ड 80% शेयर, मतलब 400 का 80% आपने लिए हैं 320 शेयर, तो 20% हो गया एनसीआई का पार्ट, ध्यान रखिएगा। एट अ कंसिडरेशन ऑफ 5,800 लाख, प्रीमियम ऑफ 40 लाख ओवर द मार्केट प्राइस 18 रुपए के हिसाब से शेयर,
payable in cash. In addition, AM Limited also acquired 60% of debenture in cash on 1/4/25. आपने उसके डिवेंचर भी acquired किए हैं. Basic information. द एग्रीगेट आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 1/4/2025 को पीपीई और इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है 2500 लाख और 500 लाख रुपए की. उनकी फेयर वैल्यू दे रखी है आपको 2800 और 200 लाख. हम लोग जब नेट एसेट्स को निकालते हैं तो फेयर वैल्यू पे लेते हैं 110 के अंदर. तो उस कंसीडरेशन के अंदर ये लूंगा मैं 2800 और ये लूंगा मैं 200 का. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%. जितना भी फिक्स एसेट्स पे रिवैल्यूएशन गेन होता है वो पोस्ट प्रॉफिट के अंदर हम लोग एडजस्ट करते हैं. यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या है, पोस्ट है. इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा. एनसीआई टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एट द मार्केट प्राइस ऑफ 18 पर शेयर. बहुत सही बात, एकदम क्लियरली दे रखा है. गुडविल का इम्पेयरमेंट करना है 120 लाख का. एन लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ 100 लाख टू एम लिमिटेड ऑन क्रेडिट बेसिस 20% ऑन सेल. सेल का कितना परसेंट बोल रहा है, 20% सेल का बोल रहा है. अगर सेल 100 की है तो प्रॉफिट 20 का, तो कॉस्ट रह गई 80 की. तो कॉस्ट पे ये परसेंटेज आप लोगों की हो जाएगी 25%. कॉस्ट की बात कर रहा हूं. 50% ऑफ द गुड्स वर स्टिल इन अनसोल्ड. तो जितना भी एबनॉर्मल गेन होगा उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे. डिफरेंस इन द इंटरकंपनी अकाउंट्स इज ड्यू टू द कैश इन ट्रांजिट. क्यों है, ऊपर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर थे 20 लाख और यहां दे रखे हैं 10 लाख. तो ये जो 10 लाख का डिफरेंस है वो है कैश इन ट्रांजिट के अंदर. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल क्वार्टरली. लास्ट क्वार्टर इंस्टेड इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. क्लियरली बोल रहा है पिछले साल का पिछले क्वार्टर का आप लोगों ने इंटरेस्ट का पेमेंट अभी तक नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग है. अब आप लोगों को बोला गया है प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. अब इस पूरे क्वेश्चन का जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो स्टेप वाइज पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा. तो वो आपके लिए मैं क्लियरली लेकर के आया हूं. तो एक एक सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है और काफी स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि छोड़ के आते हैं. तो छोड़ के आने का तो क्वेश्चन उठता ही नहीं है. तो सबसे पहले मैं निकालूंगा नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स. कैलकुलेशन ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स. मैं बात कर सकता हूं कैपिटल अप्रोच की, लायबिलिटी अप्रोच की, और मैं बात कर सकता हूं एसेट्स अप्रोच की भी. यहां पर मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है लायबिलिटी अप्रोच से. सामने वाले की इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने देखी कितने की दे रखी है, 4000 की. 4000. रिटेन अर्निंग यहां पर दे रखी है 3000 की एक्वाइजिशन डेट की, तो ये मैंने ली 3000 की. अब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई थी. यहां देखिए पहले 2500 थी, यहाँ 2800. तो इस अपवर्ड को रिवैल्यूएशन रिजर्व को 300 को ऐड कर दिया मैंने, ये 300 ऐड हो गया. और इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, उसको लेस कर दिया. तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स मेरे पास आ गई 7000 रुपए की. पहली बात. अब गुडविल जो है वो मैं फुल गुडविल मेथड से निकाल रहा हूं. ठीक है. सबसे पहली चीज, एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, द फुल गुडविल मेथड इज अप्लाइड. इसीलिए हमने अप्लाई किया. एनसीआई के शेयर कितने हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन में बताया. 400 का 20%, 80% 320, और ये कितना है 20%, तो शेयर हो गए 80 लाख और एक शेयर की वैल्यू है 18 रुपए. तो टोटल हो गया 1440 लाख रुपए. परचेस कंसीडरेशन हमने दिया 5800, ऐड कर दूंगा एनसीआई को, लेस करूंगा 7000 नेट एसेट्स की वैल्यू को. तो मेरे पास गुडविल की वैल्यू आई है 240 लाख. ये आई है डेट ऑफ एक्वाइजिएशन को 1/4/2025 को. राइट. अब ये करंट ईयर चल रहा है, तो करंट ईयर के अंदर मुझे प्रॉफिट का पूरा कंप्यूटेशन करना पड़ेगा. उसके बारे में बात करते हैं. यहां पर प्रॉफिट दे रखा है 5000 का और यहां पर प्रॉफिट दे रखा है 3000 का. तो डिफरेंस आया 2000 का. करंट ईयर में मैंने अर्न किए हैं 2000 रुपए. तो करंट ईयर के अंदर मैंने अर्न किए हैं 2000 रुपए. अब इसमें से एडजस्टमेंट सबसे पहले मैं करूंगा डिबेंचर का. सबसे पहले इन्होंने साफ साफ बोला अनरिकॉर्डेड है डिबेंचर का इंटरेस्ट. डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर टोटल है 2000 के. 2000 का 10% 3 मंथ्स का 50 का. एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यूड हुई थी, 300 का गेन हुआ था, तो उसके एडिशनल रिवैल्यूएशन जो एडिशनल जो भी प्रॉफिट होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, उसे भी डिडक्ट करूंगा. 300 का 10% ये आ गया 30. रियलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री फ्यूचर वैल्यू ऑफ लॉस टोटल कितने रुपए की, 300 की. रिवर्ट बैक करते हैं. पहले तो लेस किया जाता है, बाद में ऐड करते हैं, प्री प्रॉफिट में ऐड करते हैं, पोस्ट में सॉरी लॉस को प्री में से लेस करते हैं और पोस्ट के अंदर उसको वापस से ऐड कर देते हैं. ऐड कर दिया. और एक अनरियलाइज गेन हुआ था. आपने टोटल गुड सेल किया था 100 लाख का,
जिसमें 20% प्रॉफिट था, उसमें से अभी 50% अभी भी स्टॉक में है। तो आपने किया 100 लाख का 20% और उसका 50% अनरियलाइज गेन 10, उसे भी आपने कर दिया लेस। साथ में क्वेश्चन में साफ शब्दों में बोला था गुडविल की वैल्यू को हमें इम्पेयर्ड करना है 120 लाख से, जाएगी तो पीएनएल से, पीएनएल से गई तो नेट पोस्ट एडजस्टेड प्रॉफिट इसका आ रहा है 2090, जिसमें आपका पार्ट है 80% और एनसीआई का पार्ट है 20%, तो टोटल हो गया 418 और 1672, राइट। अब मैं निकालूंगा बैलेंस शीट डेट पे एनसीआई की वैल्यू, पहले तो निकाली थी 1440 और पोस्ट एक्वाइजिशन प्रॉफिट आया 418 का, ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 1858। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेन अर्निंग की वैल्यू निकालना। रिटेन अर्निंग की बात करूं तो इसकी कंपनी की वैल्यू है 16320, 16320। उसके बाद डिबेंचर का इंटरेस्ट इसको मिलेगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट इसको मिलेगा, तो 1200 लाख डिबेंचर ले रखे हैं, 10% इंटू 3/12। सामने वाले ने अभी तक आउटस्टैंडिंग एरियर में रख रखे हैं, तो उसके लिए तो एक्सपेंस था, मेरे लिए क्या है, इनकम है 12 लाख, क्योंकि मैंने केवल 60% ले रखे हैं। तो 2000 का 60% इंटू 10% इंटरेस्ट 3 मंथ्स का हो गया 30। उसके बाद मेरा प्रॉफिट है 1672, 1672, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई क्लियरली। दूसरा, अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो यहां पर डिबेंचर की वैल्यू के अंदर मुझे हो रहा है लॉस। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है 1250 का यहां पर, और जबकि उसकी वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास कितनी है 1200 लाख रुपए की, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आया 50 का। तो मुझे हो गया, जब मैं रिटायरमेंट करूंगा इसका तो मुझे 50 का लेस होगा, तो मैंने इसको पहले ही रिकॉग्नाइज कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 17,972। तो ये तो था रिटेन अर्निंग का पूरा कंप्यूटेशन। अब आ जाइए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जब तक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को नहीं बनाया जाएगा तब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पूरा नहीं होने वाला है। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों को कंबाइन कर दिया। प्रॉपर डिटेल मैंने दे रखी है, यहां पे भी देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिटेल में गए, 14,800 प्लस सामने वाले की वैल्यू है 6,000। रिवैल्यूएशन का गेन हुआ था 300 का, और एडिशनल डेप्रिसिएशन था 30 का, लेस कर दिया तो ये तो आ गई 21070। गुडविल का कंप्यूटेशन किया था 240 का, इम्पेयरमेंट हो गया 120 का, तो वो भी आ गया 120। बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री की वैल्यू है 6590। कैसे आई वैल्यू उसके बारे में भी बात कर लेता हूं आप लोगों से मैं। आपकी वैल्यू है 2600 और सामने वाले की वैल्यू है 4000, और इसके अंदर अभी भी प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है, वो 10% वाला जो प्रॉफिट है 100 लाख का 50% 50 लाख, इसका 20% 10 लाख। तो अनरियलाइज गेन को पोस्ट प्रॉफिट में से भी आपने लेस किया, और साथ ही साथ एसेट्स की वैल्यू में से भी लेस करेंगे 10 को, तो ये आया 6590। ये आपका आ चुका है 6590। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात कर लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू। 2070 प्लस 1000 टोटल हुआ 3070, और 20 का दोनों के बीच में अभी इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शन बाकी चल रहा है, ये आ गया 3050 का, राइट। आगे की बात करते हैं इक्विटी शेयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों का टोटल हो जाएगा ये 1000 प्लस 1000, और बाद में कैश एंड ट्रांजिट 10 रुपये आना बाकी है, तो उसे भी मैं ऐड कर दूंगा, तो ये हो गया 2010। यहां मैंने दिखा दिया 2010। इक्विटी, इक्विटी शेयर केवल दिखाई जाएगी एम लिमिटेड की, जो कि दे रखी है 10,000 की। अदर इक्विटी अभी अभी कैलकुलेट करके हमने निकाली थी 17,972, 17,972। एनसीआई 1440 प्लस पोस्ट प्रॉफिट मैंने निकाला था 418 का, तो टोटल आ गया 1858 का। फाइनेंशियल लाइबिलिटी मैंने 40% जो हमारे इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन थे 60% उसे तो हटा दिया, न तो मैंने उसको एसेट्स में दिखाया, और लाइबिलिटी में से भी मैंने रिमूव कर दिया है। 2000 में से ये 1200 हटा के टोटल कितना दिखाया है, 800 ही दिखाया है। बात कर लेते हैं ट्रेड पेबल की। तो ट्रेड पेबल के अंदर 1200 प्लस 1000, और साथ में जो ट्रांजिट के अंदर 10 रुपी है उसको भी मैं लेस कर दिया, तो ये आ गया
90। बाकी रह गया अदर करंट लायबिलिटी, जो इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया था, वैसे तो 30 का था, जिसमें से 10 हमारा था, उसे लेस कर दिया, तो रिमेनिंग रह गया 20। तो रिमेनिंग रह गया 20। दोनों की बैलेंस शीट का टोटल आपका आ रहा है सेम टू सेम। देखा जाए तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट लेंदी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की बात पूछी गई है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। रजत इंडस्ट्रीज furnish you the following piece of information which you are required to calculate economic value added। शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, फेस वैल्यू है 1000 का, और पूरी डिटेल में आपको शेयर दे रखे हैं 442960 के। 12% डिबेंचर, टोटल 1 करोड़ 40 लाख दे रखे हैं। टैक्स की रेट दे रखी है 30%। फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है 1.1 टाइम्स। सिक्योरिटी प्रीमियम 434 लाख का दे रखा है। फ्री रिजर्व 431.20 का दे रखा है। कैपिटल रिजर्व भी दे रखा है। रिस्क फ्री रेट आपको दे रखी है 9%। मार्केट रेट आपको दे रखी है 13%। बीटा फैक्टर दे रखा है 1.5%। डिटेल दे रखी है, आपको निकालनी है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बात करते हैं इसकी भी। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल कितनी है, ताकि मैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का कंप्यूटेशन कर सकूं। इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 का एक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4429.60। ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 434 दे रखा था। फ्री रिजर्व 431.20 दे रखा है। कैपिटल रिजर्व 305.20 दे रखा है। टोटल इक्विटी आ गई 5600 की। अब 1 करोड़ 40 लाख आपको दे रखे थे डिबेंचर, एक डिबेंचर था 10 का, इसमें मैंने 1 लाख का डिवाइड दे दिया है, तो ये टोटल रह गए 14। इन लैक्स के अंदर लेकर के आ जाऊं तो टोटल कितना हो गया 7000। ये तो आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों के पास। अब मुझे सबसे पहले चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो यहां पर 9% प्लस बीटा फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1.5 का, पूरा का पूरा एडजस्टमेंट किया 1.5 इंटू रिस्क फ्री रेट, एंड जो इसकी नॉर्मल रेट हम लोगों को दे रखी है, मार्केट रेट रिटर्न और रिस्क फ्री रेट दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, 13 पे से 9% लेस करके 4%, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6, तो 9 प्लस 6 टोटल हो गया 15। कॉस्ट ऑफ डेप्ट की बात की जाए तो 12% दे रखा था, टैक्स को 30% को लेस कर दिया तो इसकी रेट हो गई 8.40। वेटेज की बात कर ले तो टोटल इक्विटी आई थी, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 7000, तो मैंने इसकी परसेंटेज निकाल दी, ये 80% है और ये है हमारा 20%। इस 80% को तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकूं, और इस 20 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8.45% से, तो टोटल आ गया 13.68%। ये सिंपल सी बात हो गई। अब मैं निकालूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा कितना है। टोटल डिबेंचर हम लोगों ने बात कर लेते हैं 1400, और डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट दे रखी थी 12%, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 168 लाख रुपए का। फाइनेंसिंग लिवरेज को निकालने का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस आई, और ये हमें दे रखा है 1.1, तो इससे मैंने ईबीआईटी की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 1848। अब मुझे चाहिए नो प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 1848 में से मैंने 30% को लेस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 1293.60। सिंपल सी बात। 1293 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई थी 13.68%, तो ये वैल्यू कैपिटल चार्जेस की आ गई 957। और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है नो पार्ट नो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल चार्जेस, माइनस किया तो ओवरऑल मेरी वैल्यू आ गई 336। 1293 माइनस 957, तो वैल्यू आई 336। अच्छा क्वेश्चन था, हर बार आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो ये था आपका पूरा का पूरा सीएफआर का जो आपका पेपर था उसका सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल पार्ट का। एमसीक्यू हमने आपको जो पेपर हुआ था उसी दिन आपको बता दिया, तो आप पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, देखने के बाद मुझे बताएंगे आके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। हालांकि ये एक सजेस्टेड आंसर है, अभी सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से आंसर शीट आना बाकी है,
मेरे अकॉर्डिंग वेरिएशन नहीं आना चाहिए। बाकी जो आंसर की होगी उससे अपन एक बार और टैली जरूर करेंगे इसे। धन्यवाद।